हाँ भाई, तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वेव्स, उसके बारे में अपन बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट मैक्रोस्कोपिक ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट मैक्रोस्कोपिक ट्रांसफ़र ऑफ मीडियम in ordered manner is called wave. Without macroscopic transfer of medium, कॉमा लगाए लिखिए, in ordered manner is called wave. देखो, हमने जो पढ़ा था पीछे कंडक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था। कंडक्शन में क्या हो रहा था कि ऑर्डर्ड मैनर में नहीं हो रहा था ट्रांसफर एनर्जी का। एनर्जी ट्रांसफर तो कंडक्शन में भी हो रही थी। अरे रोड का एक एंड को हमने पकड़ा, एक को गर्म किया तो दूसरी तरफ एनर्जी आई थी ना, तभी तो हमें गर्म लगी रोड। तो एनर्जी तो वहाँ भी ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन ऑर्डर्ड मैनर में नहीं हो रही थी। इसमें एनर्जी ट्रांसफर किस मैनर में होगी? ऑर्डर्ड मैनर में होगी। ऑर्डर्ड मैनर का मतलब रास्ते के किसी पार्टिकल के बारे में मैं बता सकता हूँ कि वो क्या करने वाला है, पीछे वाले पार्टिकल क्या कर रहा था, उसी के हिसाब से आगे के पार्टिकल, रास्ते के पार्टिकल बिहेवियर करने वाले हैं। जबकि उसमें कंडक्शन मेथड में क्या था, हीट ट्रांसफर हो रही थी, तब उसमें रास्ते के पार्टिकल वाइब्रेशंस हो रहे थे, कोलिजन्स हो रही थी, लेकिन वो सब कुछ रैंडम था। उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते कि कैसे हो रहा, क्या हो रहा था। वेव में क्या होगा, मैनर क्या होगा, ऑर्डर्ड होगा, एकदम सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, लिखिए एवरी पार्टिकल डू द सिमिलर मोशन every particle do the similar motion as source particle रास्ते का हर पार्टिकल क्या करेगा, सिमिलर मोशन करेगा, जैसा क्या कर रहा है, सोर्स पार्टिकल कर रहा है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे गले के पार्टिकल, गले ने आवाज़ जो निकाली वहाँ वाइब्रेशंस किए, तो वहाँ के पार्टिकल ने जो वाइब्रेशन किए, वहाँ जो पार्टिकल है, तो रास्ते के सभी पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसी तरह का वाइब्रेशन करेंगे। मान लीजिए कोई सिग्नल यहाँ से ऐसे छोड़ा गया है, तो वो सिग्नल कुछ ऐसा ही पहुँचेगा अगली जगह पे, ऐसा ही पहुँचेगा। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाए, एम्पलीट्यूड थोड़ा घट जाए, लेकिन सिग्नल पहुँचेगा इसी फॉर्म में, इसी फॉर्म में पहुँचेगा। इसी फॉर्म में पहुँचेगा मतलब मैं हेलो बोल रहा हूँ तो आपके पास हेलो ही सुन रहा होगा आपको सबको, कि ये थोड़ी कि इसको हेलो सुना सर, उसको कुछ और सुना, उसको कुछ और सुना। तो इसका मतलब सिमिलर नहीं होगा, सेम नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि मैंने छोड़ा ये सिग्नल, पहुँच गया कुछ और सिग्नल। तो मैं जैसा सिग्नल छोड़ूंगा, मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे सिग्नल छोड़ा, तो और किसी को सुन गया कैसा, ऐसा सुन गया, किसी को सुन गया ऐसा, तो मतलब तो फिर तो अलग अलग सुन जाएगा। मैं बोलूँगा हेलो, किसी को सुनेगा हाय, किसी को सुनेगा बाय, किसी को सुनेगा कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या चाहिए, ऑर्डर्ड मैनर चाहिए। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही जाना चाहिए सबके कान में। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड मैनर में रास्ते के पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन करते हैं। क्लियर है बात? तो ऑर्डर्ड मैनर जरूरी है कि जिस भी वे में छोड़ेंगे उसी वे में वहाँ पहुँचना जरूरी है। मेरे गले से एक पार्टिकल एक सेकंड में 4 ऑसिलेशन कर रहा है, तो रास्ते का हर पार्टिकल कितने ऑसिलेशन करेगा, 4 ऑसिलेशन ही करता हुआ जाएगा। हाँ, एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, उसका जो इंटेंसिटी जो है वो कम हो सकती है, लेकिन मैनर क्या होगा, सिमिलर होगा, उसी तरीके से पहुँचेगी। ठीक है बात, ये है। और ये उसका जो वाइब्रेशंस करना है, ये क्या कहलाता है? कोई पार्टिकल मैं कह रहा हूँ 4 वाइब्रेशंस करेगा, दैट मीन्स क्या कर रहा है वो, फ्रीक्वेंसी हो गई। ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम कितना, क्या कहलाती है उसकी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। तो दुनिया की हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई। मेरे गले की फ्रीक्वेंसी अभी फिक्स है, अभी फिक्स है। आपको पता चल जाए बाहर से कि डांगी सर आए हैं, उनकी आवाज़ आ रही है इधर उधर से, मैं दिखूंगा नहीं तो भी आपको आवाज़ से पता चल जाएगा, क्योंकि गले की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। वही उसी फ्रीक्वेंसी, उतने ही ऑसिलेशन करते हुए पार्टिकल आपके पास में पहुँचेंगे। तो हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो इससे एक बात हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है। सोर्स की प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी, हमेशा ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, कुछ भी हो रहा हो, रास्ते में कुछ भी हो रहा हो, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। जब तक आप सोर्स में कोई बदलाव नहीं करोगे तब तक रास्ते की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब जेई में एक बार सवाल आया कि आ जाए कि मान लो कि
एक लाउड स्पीकर बज रहा है और एक 500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी छोड़ रहा था, एक मछली थी पानी में और एक मेंढक बाहर बैठा हुआ था, तो बताओ दोनों में किसको ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी? सेम ही फ्रिक्वेंसी सुनाई देने वाली है, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। लिख लीजिए इस बात को, लिख लीजिए। ऑर्डर्ड मोशन मीन similar motion, and that means same quality and pitch, and that means same quality and pitch. सेम क्वालिटी एंड पिच। क्वालिटी का क्या मतलब है? अरे क्वालिटी का मतलब वेव फॉर्म जो शेप है वाई टी कर्व की, अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की जो शेप है उसी क्वालिटी की जाएगी। ये क्वालिटी है, ये है तो ये ऐसी की ऐसी पहुंची, तो सेम क्वालिटी बोलेंगे हम, ठीक है ना। और पिच का क्या मतलब है? पिच का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी। पिच, मेरे गले की पिच जो है वो उतनी है, वो वही रहने वाली है। तो पिच का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी। क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब क्या है? अरे सेम क्वालिटी का मतलब क्या है? जैसा सिग्नल छोड़ा वैसा का वैसा वहां पे पहुंचेगा, ठीक है ना। ये है जो मतलब क्वालिटी का मतलब वेव की फॉर्म, जो शेप है, जैसी शेप है वैसी की वैसी वहां पे पहुंचेगी, ये ध्यान रखना है। तो क्या लिखा आपने? ऑर्डर्ड मोशन मीन सिमिलर मोशन एंड दैट मीन्स सेम क्वालिटी एंड पिच बट मे बी डिफरेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अलग हो सकती है, एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, घट जाएगी इंटेंसिटी, बात करेंगे उसके भी आगे, ठीक है। तो पिच कौन डिसाइड करता है? अरे पिच कौन डिसाइड करता है? सोर्स। पिच किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की, ठीक है ना। क्वालिटी भी क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। क्वालिटी मतलब शेप, वेव की फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये है बात, समझ गए। अरे मान लीजिए कि यहाँ ये कोई सोर्स है आपके पास में, इस सोर्स ने ऐसा कोई सिग्नल बनाया, छोड़ा, ये सोर्स। अब यहाँ से कोई सुनने वाला इधर है, तो उसको ये सुनेगा हो सकता है, दूसरा सुनने वाला ये है, उसको भी कुछ ऐसा सुनाई देगा। हो सकता है कि इनके एम्पलीट्यूड्स क्या हो जाएं, कम और ज़्यादा हो जाएं। ये ऑब्जर्वर 1 है, O1, ये ऑब्जर्वर 2 है, लेकिन शेप क्या रहने वाली है? सेम ही रहने वाली है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होने वाली है? सेम ही होने वाली है, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, समझ गए। एम्पलीट्यूड्स जो है वो क्या कर सकते हैं? घट सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एम्पलीट्यूड ए है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कुछ A2 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड में चेंज आ सकता है। वाई टी ग्राफ की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑसिलेशन करता हुआ जा रहा है, तो ये इस तरह का बिहेवियर दिखाएगी वेव हमेशा। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। तो क्या भाई, क्या देखा हमने कि कहीं भी कोई साउंड आवाज़ प्रोड्यूस की जाएगी सोर्स के द्वारा, तो उसकी पिच क्या होगी? सेम होगी, सेम पहुंचेगी सब जगह पे, और क्वालिटी भी क्या पहुंचेगी? सेम पहुंचेगी, सिमिलर पहुंचेगी एक दूसरे से, ठीक है। तो लिख दीजिए इस बात को, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है इसको। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम। ठीक है। अरे लाइट है, आगे हम पढ़े, लाइट में पढ़ते हैं ना रे ऑप्टिक्स में या वेव में, कि क्या कि लाइट जो एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम हो जाती है, डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा, वेवलेंथ बदल जाती है, वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, वही बात है। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ वेव या टाइप ऑफ वेव्स, टाइप ऑफ वेव। तो टाइप ऑफ वेव का मतलब क्या है, कितने टाइप की होती है वेव। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं कि तुरंत कूद के बताने लगे कि हम टाइप ऑफ वेव है तो ये टाइप की वेव होती है। वेव का टाइप का मतलब पूछे तो आप उससे पूछिए किस बेसिस पे। जैसे मैंने बताया आपको कि कार है, कार की क्वालिटी बता, कार कितने टाइप की होती है, व्हीकल्स कितने टाइप के होते हैं गाड़ियाँ, तो ये नहीं कि ऐसे ऐसे होती हैं। बट आप पूछिए कि किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस, फ्यूल के बेसिस पे बताएं, हम डीजल कार बताएं, पेट्रोल गाड़ी बताएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बताएं, है ना, सीएनजी कार बताएं, कौन सी अलग अलग टाइप की है ना, कंफर्ट बेसिस पे बताएं, हैचबैक है, सेडान है, ट्रक है, किस हिसाब से आप पूछना सर, ऑन व्हाट बेसिस यू आर आस्किंग मी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है ना, तो किस बेसिस पे आप पूछ रहे हो वो पूछना जरूरी है। तो ऐसे वेव को भी अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला है, हेडिंग डाल दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। On the basis of energy distribution, पहला है वन डायमेंशनल वेव। वन डायमेंशनल वेव, वन डायमेंशनल वेव का क्या मतलब है कि एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, और वेव में क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी और मोमेंटम। तो वन डायमेंशनल वेव वो है जिसमें एनर्जी जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यहाँ से इस पार्टिकल से एनर्जी इसमें गई, इससे इसमें गई, इससे इसमें गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल वेव। इस तरह की वेव को क्या कहेंगे हम, वन डायमेंशनल वेव कहेंगे। ठीक है, एक ही दिशा में जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी का कोई लॉस होगा क्या इसमें। अरे इस पार्टिकल को जो एनर्जी मिली वही इसको ट्रांसफर हो गई, वही इसको गई, वही इसको गई, एनर्जी का कोई लॉस इसमें नहीं हो रहा, सीधी सीधी एनर्जी क्या कर रही है, ट्रांसमिट हो रही है, इंटेंसिटी का कोई लॉस इसमें नहीं होगा। ठीक है, उतनी एनर्जी वहाँ पे पहुँचेगी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। तो लिख दीजिए इसमें कि इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। वन डी वेव में क्या होगी, इंटेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली है, इंटेंसिटी नहीं बदलेगी, इंटेंसिटी होगी कांस्टेंट। इंटेंसिटी मतलब होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से जितनी एनर्जी निकली वो अगले में गई, वो अगले में, और आगे इस तरह से ट्रेवल करती चली जाएगी। तो वन डी वेव में कभी भी इंटेंसिटी बदलती नहीं है। ये है। दूसरा इसका एक और नाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के नाम पे इसको एक और नाम दिया जाता है। वेव फ्रंट किसे कहते हैं, वेव फ्रंट वो वाला पार्ट होता है वेव्स का जहाँ एनर्जी क्या करती है, एक साथ पहुँचती है, एनर्जी रीचेज एट वंस, एक साथ एनर्जी पहुँचे जहाँ पे, उसको वेव फ्रंट कहेंगे। तो ऐसी कोई वेव्स जा रही हैं, ये वन डी वेव जा रही हैं, तो एनर्जी यहाँ पहुँचेगी उसी समय, यहाँ पहुँचेगी उसी समय, यहाँ पहुँचेगी। तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा ये कैसा बनने वाला, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। 3D में इमेजिन कीजिए इसको 3D में इमेजिन कीजिए, थिकनेस भी होगी ना अंदर, डेप्थ भी होगी। तो वो जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कौन से वेव फ्रंट बनने वाले हैं, प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, वो सरफेस जहाँ एनर्जी क्या पहुँचती है, एक साथ, जिन पॉइंट्स पे एनर्जी एक साथ पहुँचती है उनका लोकस कह दो, लोकस ऑफ पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल्स का लोकस। तो ऐसे कितने भी वेव फ्रंट क्या कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। वेव फ्रंट्स इमेजिनरी होते हैं, रियल में कुछ नहीं होता, लेकिन हम ये मानते हैं कि एनर्जी जहाँ एक साथ पहुँचती है उसको वेव फ्रंट कंसिडर किया जा सकता है। तो ये एक वेव फ्रंट हो गया, यहाँ पहुँची होगी एनर्जी यहाँ से, फिर ये एक वेव फ्रंट हो गया। तो वेव फ्रंट्स बनने वाले कैसे, वन डी वेव के वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। तो इसके बेसिस पे इनको क्या कहा जाता है, प्लेन वेव्स भी कहा जाता है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स,
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स भी इनका नाम दिया जाता है। प्लेन का मतलब समझ गए, प्लेन नाम से कंफ्यूज नहीं होना, प्लेन नाम से कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे 2D वेव हो गई है। प्लेन किस बेसिस पे दिया गया है, वेव फ्रंट के बेसिस पे नाम दिया गया है। तो प्लेन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव वर्ड कहाँ से आया, क्योंकि हम आगे चल के पढ़ेंगे इनका सुपरपोजिशन वगैरह होने के बाद में स्टैंडिंग वेव जिनमें एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही होगी, तो इनमें एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करती रहती है, एनी टाइम आगे एनर्जी बढ़ती रहेगी, इसलिए इनका नाम क्या दिया जाता है, प्रोग्रेसिव वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहा जाता है। लेकिन प्लेन वेव से नाम से कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूजिंग नाम है, कहीं 2D वेव समझ बैठो। प्लेन वेव का मतलब है 1D वेव, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वेव फ्रंट्स जो होंगे वो प्लेन हैं। तो लिख दीजिए द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वेयर एनर्जी रीचेज, where energy reaches at same time, where energy reaches at same time is called wave front, where energy reaches at same time is called wave front, ठीक है। वेव फ्रंट की पहचान कैसे करेंगे, जो आपने डेफिनेशन अभी लिखी है इससे तो पहचान कर पाओ तो ठीक है कि एनर्जी जहाँ एक साथ पहुँच जाए वो सरफेस क्या कहलाएगी, वेव फ्रंट। दूसरी बात क्या है कि उसकी सरफेस कैसी होगी, वेव फ्रंट जो वेव चल रही है उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अरे कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वेव चल रही है उससे परपेंडिकुलर सरफेस होगी, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर पे तो एक साथ पहुँचेगी, ये है। तो लिख दीजिए इसको भी लाइन को, वेव फ्रंट्स आर जनरली perpendicular to wave propagation, wave fronts are generally perpendicular to wave propagation। वेव फ्रंट्स किधर होते हैं भाई, वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। और एक लाइन और लिख दीजिए, वन डायमेंशनल वेव इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन वेव, प्लेन वेव, ठीक है। तो प्लेन वेव का नाम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव भी लिखा मिले तो आप समझ जाओगे। प्रोग्रेसिव मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक डायरेक्शन में चल रही है, यही वेव है, 1D वेव की बात है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब। एग्जाम्पल लिख दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ 1D वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा है 2 डायमेंशनल वेव, 2 डायमेंशनल वेव, टू डायमेंशनल वेव किसे कहेंगे, 2D वेव भैया। ये एक सोर्स है और इससे एनर्जी अब एक प्लेन में चल रही हो, प्लेन में चल रही है लेकिन प्लेन वेव नहीं कहेंगे, ठीक है ना। एनर्जी एक प्लेन में ट्रांसफर हो, इधर गई, इधर गई, यहाँ से एनर्जी निकल के इधर गई, इधर गई, ऐसे एक प्लेन में, जैसे बोर्ड के प्लेन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इससे। तो इस तरह की वेव को क्या कहेंगे, 2D वेव कहेंगे। बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, सर्कल। बनने वाला वेव फ्रंट क्या होगा, एक सर्कल बनाएगा। अरे यहाँ से पहुंची होगी उतने टाइम में, यहाँ से यहाँ पहुंची होगी उतने, एक साथ पहुंच रही है ना एनर्जी सब जगह पे, फिर आगे बढ़ेगी तो एक और सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये सोर्स की पावर मान लीजिए कि P थी, समझना बात को, इस सोर्स की पावर P थी, तो इस सोर्स ने पावर जो रेडिएट की, क्या वो इस सरफेस को वो सारी की सारी पावर एक साथ मिल रही है, अरे मिल रही है ना। जो इसने पावर एमिट की वो सब जगह यहाँ पहुँच रही है, थोड़ी देर बाद वही पावर कहाँ पहुँच रही है, यहाँ पहुँच रही है, इस सरफेस को पहुँच रही है, ठीक है। लेकिन इस सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, अरे इसकी पेरिफेरी कम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है।
इस सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, ज्यादा है। इससे आगे कोई और सरफेस आएगी, उस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, और ज्यादा होगी। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल को जो एनर्जी मिलेगी वो बढ़ रही है कि घट रही है? अरे बोलो, है घट रही है। दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या कहेंगे, पावर तो वही पहुंची, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा उतनी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आपने यहां से पावर पी छोड़ी, इस सरफेस पे पी ही पहुंची, यहां भी पी ही पहुंची, यहां भी पी ही पहुंची, पावर सब जगह पी ही पहुंच रही है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते जा रहे हैं, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा। तो जितने ज्यादा हुए वहां इंटेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम। अरे प्रत्येक को तो कम मिलेगी ना। इस पॉइंट पे देखो तो मैं कहूंगा कि इसको तो अभी तो ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा चमक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इस एरिया पे ज्यादा आ रही है। यहाँ अब देखो उतना एरिया यहाँ कंसीडर करूंगा तो उस पर कम आएगी अब एनर्जी, क्योंकि फैल गई, ज्यादा सरफेस बना लिया उसने। यहाँ क्या आएगी, और कम पहुंचेगी। तो हम कह सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। पावर के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पेरीमीटर। अरे एन का मतलब क्या है, एन ज्यादा कब होंगे, पेरीमीटर के। पेरीमीटर जितनी ज्यादा होगी उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और पेरीमीटर किसके प्रोपोर्शनल होती है बताइए, इसकी पेरीमीटर कितनी होगी, 2πr, तो रेडियस के। देन वी कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ ए 2D वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आर जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा दूर जाओगे, तो पर यूनिट एरिया पे क्या आएगी एनर्जी, आपको क्या मिलने वाली है, कम मिलने वाली है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। ठीक है। अब ये मान लीजिए कि इसमें कोई लंबा सा ऐसे लाइन सोर्स है, लाइट का सोर्स ऐसा है लाइन की शेप में, तो क्या होगा, क्या इसका हर पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो होगा वो, ये हर पॉइंट जो होगा वो क्या करेगा, इधर भी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा, इधर भी करेगा, सामने भी करेगा, पीछे भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। तो क्या बनाने वाला है, फाइनली एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाने वाला है। अरे हर जगह से इधर 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 3D में जाएगी ना एनर्जी, तो 3D मतलब इस 2D में जाएगी, 2 डायमेंशन में जाएगी, एक प्लेन में जाएगी ना। हर पॉइंट एक अपना अपना प्लेन बना रहा होगा, हर पॉइंट एक अपना अपना प्लेन बना रहा होगा, तो एनर्जी इधर और इधर, यहाँ ट्रांसमिट होगी, यहाँ ट्रांसमिट होगी, यहाँ। अभी एक सिलेंडर में आएगी चारों तरफ से इस तरह से। अरे ये पेन है, यहाँ से एनर्जी इधर चली तो यहाँ से इधर चलेगी, यहाँ से इधर चलेगी, यहाँ से इधर चलेगी, तो एक सिलेंडर बनेगा ना इसके चारों ओर। तो एनर्जी जहाँ एक साथ पहुँचेगी, तो वेव फ्रंट बनने वाला कैसा होगा, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। और वेव कैसी हुई, 2D, एक प्लेन में चली ना, इस पॉइंट से इधर चली, इधर चली, इधर चली, इधर चली, एक प्लेन में चल रही है हर पॉइंट से एक प्लेन में। ठीक है, तो 2D वेव्स का दूसरा नाम कौन सा होता है, सिलिंड्रिकल वेव्स। ध्यान रखना, 2D वेव्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेव्स होता है। इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिलिंड्रिकल वेव्स। एग्जाम्पल लिख दीजिए, वाटर रिपल। वाटर रिपल, अरे कभी पानी में कंकड़ डाला होगा तो आपने देखा होगा सर्कुलर लेयर्स बनती चली जाती हैं, लहरें ऐसे बनती हैं सर्कुलर, तो वो क्या होती हैं, 2D वेव होती हैं। ठीक है ना, सर्कल में एनर्जी बढ़ रही होती है आगे। तो वाटर रिपल बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, 3 डायमेंशनल वेव। 3 डायमेंशनल वेव, थर्ड 3 डायमेंशनल वेव। थ्री डायमेंशनल वेव कौन सी होंगी भैया, क्या होगा उनके अंदर, अरे एक पॉइंट होगा और उससे क्या चलेगी, एनर्जी चलेगी सब तरफ। जैसे पॉइंट सोर्स हो गया, पॉइंट सोर्स से किधर जा रही है एनर्जी, 3D में जा रही है। अब बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखा पाऊंगा मैं उसको,
लेकिन 3D में इमेजिन कीजिए तो क्या बनेगा, ये सामने स्फीयर बनेगा। स्फीयर 3D में एक पॉइंट सोर्स है, उससे इधर भी नीचे भी दाएं बाएं सब तरफ चल रही है, तो एक स्फीयर बनेगा। ठीक है ना। तो बनने वाला वेव फ्रंट जो होगा, एनर्जी एक साथ जहाँ पहुँचेगी वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगी, तो स्फीयर्स बनेंगे। तो एनर्जी कहाँ पहुँच रही है, स्फीयर्स की फॉर्म में पहुँच रही है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि यहाँ से पावर P निकली, तो क्या इस स्फीयर के हर पॉइंट पे पहुँच गई वो पावर P? इसी के फिर थोड़ी देर बाद वो अगले स्फीयर के हर पॉइंट पे पहुँच गई, तो एनर्जी सरफेस पे तो क्या पहुँच रही है, सेम पहुँच रही है, पावर तो सेम आ रही है, लेकिन सरफेस के पर यूनिट एरिया पे क्या हो रही है, वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसका सरफेस एरिया कम है, इसका ज़्यादा है, तो कम सरफेस एरिया पे उतनी गिरे। अरे 100 लोगों को 1000 जूल मिले और 1000 लोगों को 1000 जूल मिले, तो प्रत्येक को तो कम मिली ना। 100 लोगों को मिल रही है तो प्रत्येक को 10-10 मिल रही है, लेकिन 1000 लोगों को ही 1000 जूल मिले तो एक एक मिल रही है, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी क्या हो गई, डाउन हो गई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ गए। तो यहाँ इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, बताइए सोच समझ के। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पावर तो वही पहुंचेगी, डिवाइडेड बाई एरिया 4πr²। अरे समझ गए। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगी, r²। ये ध्यान रखना है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अभी हमने दो चीजें पे बात की, किस किस पे फोकस किया दो शब्दों में, एक तो इंटेंसिटी पे और एक वेव फ्रंट पे। ठीक है। तो इन पे क्या क्या सवाल आते हैं वो इनको पहले देख लेते हैं, ताकि हम इनके आने वाले सवाल सोल्व कर पाए। इंटेंसिटी और वेव फ्रंट की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेव फ्रंट। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेव फ्रंट। तो क्या होता है वेव फ्रंट भैया, मैंने कहा जहां एनर्जी एक साथ पहुंचती है वो क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। जहां पे एनर्जी एक साथ पहुंचे, ये जैसे मैंने कोई लाउड स्पीकर लिया, मेरे को कोई कॉमिक बुक बनानी है, उस लाउड स्पीकर को दिखाना है कि वो बज रहा है, बजता हुआ दिखाना है। इसका मतलब मैं कैसे दिखाऊं, साउंड वेव चलती हुई तो दिखती तो है नहीं हमें, तो मैं क्या दिखाऊंगा कि भाई यहाँ से एनर्जी पहुंची होगी, वो यहाँ पहुंची होगी एक साथ, अरे इधर इधर और इधर एक साथ पहुंची होगी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंची होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंची होगी। तो मैं इस तरह से दिखाऊंगा तो ये क्या दिखेगा, स्पीकर बज रहा है, मतलब एनर्जी लगातार निकल रही है वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। ठीक है। तो ये वेव फ्रंट्स हमें निकलते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे कि वेव फ्रंट्स इस तरह से निकल रहे हैं। तो वेव प्रोपेगेशन को कई बार वेव से ना दिखाए, कैसे दिखा देते हैं हम, वेव फ्रंट से भी दिखा देते हैं, जैसे इसमें दिखाया। ठीक है। लिख दीजिए इस बात को कि समटाइम्स we show propagation of wave, sometimes we show propagation of wave by wave fronts propagation by wave fronts propagation। ठीक है। तो हम वेव फ्रंट से भी दिखा देते हैं। ठीक है। जैसे आपको कहे कि लाइट वेव ऐसे चल रही है, कोई लाइट ऐसे चल रही है, तो ऐसे ना दिखा के हम इसी को कैसे दिखा सकते हैं, हम यूँ दिखा सकते हैं कि भैया लाइट ये चल रही है। क्या चल रहा है, मतलब ये प्लेन वेव फ्रंट चल रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे चल रही है। आपको कहे कि लाइट ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, तो इसको कैसे दिखा सकता हूँ मैं, इस चीज़ को कैसे दिखा सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा कि भैया ये वेव फ्रंट यहाँ ऐसे पहुँच रहे होंगे, तो मैं कहूँगा ये वाले वेव फ्रंट्स ऐसे चल रहे हैं। आपको हो सकता है कि कोई कहे कि लाइट ऐसे चल रही है, इसको बताइए कैसे दिखाओगे आप इसको, तो क्या दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, ऐसे कि ये यहाँ पहुँची होगी, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ पहुँची होगी, फिर यहाँ पहुँची होगी, इस तरीके से दिखाएंगे। समझ गए। तो वेव फ्रंट से प्रोपगेशन ऑफ वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली पैरेलल वेव हो गई, ये सेकंड डाइवर्जिंग वेव हो गई, वो वाली कौन सी हो गई, कन्वर्जिंग वेव हो गई तीसरी। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम।
उतार लो इनको। जैसे आपको वो लिख करके बोल दें कि ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज प्रोपिगेटिंग इन ए सिलिंड्रिकल रीजन, इसका क्या मतलब है? 2D देख ले, कर देना गड़बड़। 2D बोला तू, 2D होगी। ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज प्रोपिगेटिंग इन सिलिंड्रिकल रीजन, इसका मतलब क्या है? हैं? देख ले, अब कर दी ना गड़बड़। सिलिंड्रिकल रीजन में ट्रेवल कर रही है, प्लेन प्रोग्रेसिव। प्लेन प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? 1D वेव। इसका मतलब 1D वेव, ये पैरेलल लाइट रे चल रही है सिलिंड्रिकल रीजन में, ये इसका इतना ही मतलब है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है शब्दों से। ठीक है। अब इनके बेसिस पे सवाल कैसे आते हैं, लिखिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। लाइट गई? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहां रखा हुआ है, ये है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है और बाद में ये है। बताओ कौन सी डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम बताओ। ये प्लेन है आगे, आपको ये पता करना कि इस डब्बे में क्या है। बताओ, मिरर है क्या? मिरर हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, मिरर में तो रिफ्लेक्ट कर जाती है, आगे जाती ही नहीं, तो मिरर तो नहीं है। तो फिर क्या है ये? क्या है ये? है क्या है ये? डिवाइस का नाम क्या है इसका? लाइट वेव्स कैसे आई होंगी इसमें? अरे डाइवर्जिंग आ रही होंगी, ऐसा ही तो वेव फ्रंट बनेगा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो डाइवर्जिंग लाइट रेज आ रही है, उनको पैरेलल बना दिया, मतलब कन्वर्ज कर दिया। अरे ये पैरेलल बना दिया है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे इस डिवाइस का नाम? इट इज कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा नहीं बोलोगे? कॉन्वेक्स बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे तो बोलोगे इन एयर। कॉन्वेक्स लेंस इन एयर। आपको पता है कि ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में आप डुबो देते हो लेंस को, तो उसकी नेचर क्या हो जाती है? अपोजिट। तो सही आंसर क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस। या बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस इन एयर। समझ गए बात को? अगला, अगला वही चीज़ है। इस बार ऐसे ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आ रहे थे और ये ऐसे ऐसे हो गए प्लेन वेव फ्रंट। बताइए इस डिवाइस का नाम क्या है?
अरे पैरेलल वेव फ्रंट से मतलब प्लेन वेव फ्रंट से मतलब पैरेलल लाइट रे आ रही हैं और पैरेलल ही रख दिया है लेकिन बेंड कर दिया है, तो डिवाइस का नाम क्या है बेंड करने वाला डिवाइस? प्रिज्म। अरे प्रिज्म बेंड ही तो करता है, ठीक है। अरे तिरछा प्लेन मिरर भी हो सकता है सामने लगा हुआ तिरछा, अबे वो तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, यहाँ तिरछा मिरर भी तो लगा हुआ हो सकता है, प्लेन मिरर जो रिफ्लेक्ट करके ऐसे भेज दे। 45 डिग्री पे आई ऐसे नॉर्मल हो वो उसको इधर ही भेजेगा ना, ठीक है। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में कि क्या बिहेवियर है। तो प्रिज्म हो सकता है, प्लेन मिरर हो सकता है, ठीक है। ये है अगला। ये दे दिया उसने और ये दे दिया x इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट है और रिफ्लेक्ट होकर कैसी आई, ऐसी आई कुछ रिफ्लेक्ट होकर के, और उसने ये कुछ एंगल दे दिया आपको थीटा, ये कुछ एंगल दे दिया थीटा, ठीक है। और वो पूछ लेगा कि मिरर कितने एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। अरे या एक्स वाई प्लेन बना देगा, उसकी इक्वेशन दे देगा कुछ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसे इसकी इक्वेशन दे दी y इक्वल टू -3x प्लस सी, इसमें कुछ मैथ्स लगवा लेगा आपको, इसकी ऐसी कोई इक्वेशन दे दी। चलो करके बताओ, इसको सवाल को करके बताओ। प्लेन मिरर का ओरिएंटेशन बताओ कैसा है, इसमें डिवाइस प्लेन मिरर है उसका ओरिएंटेशन बताओ कैसा है। अरे मतलब प्लेन मिरर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये बताना है। ये एंगल यदि थीटा है तो टेन थीटा कितना है इसमें? अबे टेन थीटा नेगेटिव कैसे हो जाएगा? ये एंगल थीटा है तो नेगेटिव तो ये होती है ना स्लोप वाला एंगल, तो मैंने ये कहा है, तो टेन थीटा कितना हो गया? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए एंगल कितना होगा पूरा? अरे प्लेन मिरर हम बनाएंगे तो उसका एंगल कैसा हो जाएगा? ये प्लेन मिरर मैंने बनाया तो ये हॉरिजॉन्टल और इस तिरछी लाइन के बीच का ये एंगल कितना हो जाएगा? है ये एंगल थीटा है, तो लाइट रे ऐसे आई है ना नीचे, ऐसे जाने वाली ऐसे आई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लाइट रे इससे भी नीचे आएगी। चलो ये लाइट रे का ही ले लो आप, तो ये लाइट रे का ले लो, ये आई और ये गई, तो ये एंगल कितना होगा? यदि ये थीटा है तो बताइए भाई 90 माइनस थीटा होगा, दिख रहा है आपको ये तो? अरे ये तो दिख ही रहा है ना, ऐसे आई होगी, तो ये एंगल तो कितना है? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल है π/2 माइनस थीटा। आने वाली लाइट रे ये है, जाने वाली लाइट रे ये है, नॉर्मल कहाँ होगा इसका? नॉर्मल तो यहाँ बीचों बीच होगा, तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर बन पाएगा। अरे ये नॉर्मल होगा ना, और ये नॉर्मल होगा तो मिरर कहाँ होगा? नॉर्मल के इधर। अरे मिरर का नॉर्मल होगा मतलब, तो मिरर कितना बेंड किया हुआ है वर्टिकल से? ये वाला एंगल कितना आ गया ये वाला आपके पास में? π/4 माइनस θ/2, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा? अरे मिरर का कितना हो जाएगा? वही तो हो जाएगा π/4 माइनस θ/2। अरे नहीं समझे, ये ले लो पीछे, तो ये एंगल कितना हो गया? π/4 माइनस θ/2, तो ये x से थीटा नॉर्मल उठ गया, तो y से थीटा बेंड कर गया होगा ना, तो ये एंगल उतना है, तो ये एंगल है, दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा? थीटा, परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। अरे समझ में आया क्या? तो इस तरह मैथ्स कुछ आके भी सवाल पूछ सकता है, तो आंसर हो जाएगा π/4 माइनस थीटा, थीटा कितना है? tan इनवर्स 3, तो π/4 माइनस tan इनवर्स 3/2 इज आंसर,
ठीक है। अगला सवाल ये हो गया। अगला सवाल इस पे कैसा पूछ सकता है ये आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू नॉट है, इस मीडियम का भी म्यू नॉट है और यहाँ भी म्यू नॉट है, लेकिन यहाँ से जो ही हम ऊपर जा रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, म्यू नॉट 1 + x/l हो रहा है, और इधर भी नीचे जा रहा हूँ तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, कितना हो रहा है, म्यू नॉट 1 + x/l हो रहा है। डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मतलब हुआ इधर l ले रहे हैं हम, ये दूरी l ले रहा हूँ मैं, ये टोटल l ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बदलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से लाइट ये जो प्लेन वेव फ्रंट आएंगे तो जेईई मेंस में सवाल आएगा तो पूछेगा निकलने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, वो बताओ, बताओ कैसा होगा। ये आए तो निकलेगा कैसा, ये आए मतलब पैरेलल लाइट रे आ रही है, पैरेलल लाइट रे आ रही है वो क्या करेगी, अरे भैया पैरेलल लाइट रे जो आ रही है वो क्या करने वाली है, वो यहाँ जो आएगी वो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगी क्योंकि रेयर है, लेकिन यहाँ वाली क्या होगी, इसके लिए ज़्यादा डेंसर आएगा, मीडियम तो इसमें स्लो चलेगी, थोड़ी कम पहुँचेगी, इससे आगे वाली क्या होगी, और कम पहुँचेगी, अरे कम पहुँचेगी ना क्योंकि और स्लो हो गई, ज़्यादा डेंसिटी मिल रही है उसको रास्ते में, इससे ऊपर वाली को क्या मिल रही है, और ज़्यादा डेंसिटी मिल रही है, ऐसी नीचे वालियों को भी डेंसिटी क्या मिलती जाएगी, ज़्यादा 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 मिलती चली जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है वेव फ्रंट का, ये अरे एनर्जी ऐसे स्ट्रक्चर में ही पहुँचेगी ना, तो स्ट्रक्चर वेव फ्रंट्स का कैसा बनने वाला है, ये वाला बनने वाला है। तो ये तो जेईई मेंस का सवाल हो गया भाई, ये यहाँ से सबसे ज़्यादा दूरी तक जाएगी, ऊपर नीचे, ऊपर क्या होगी, स्लो 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 होती चली जाएंगी, नीचे वाली भी स्लो 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 होती चली जाएंगी, कम पहुँचेंगे उतने टाइम में, एनर्जी एक साथ कहाँ पहुँचती है, वही तो पॉइंट क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। जेईई एडवांस में क्या करवा लेगा, इस पर मैथ्स लगवा लेगा वो आपको, ठीक है, बना लो इसको। अब ये सर्कल आएगा, पैराबोला आएगा, पैराबोलिक जैसा कुछ आता है, लेकिन जनरली सर्कल में आंसर्स दे देते हैं इसका, ठीक है, सोल्व करते हैं तो। हो गया भाई, और पूछ ले आपसे इसमें कि ये कोई मीडियम रखा हुआ है इतनी दूरी में, इस बार मीडियम, और ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स आए, अब बताओ कैसे निकलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से लाइट रेज आएंगी, यहाँ वाली तो स्लो हो जाएंगी तो उनका वेव फ्रंट कुछ ऐसे बनेगा, और उसी समय यहाँ वाली आगे पहुँच रही होंगी तो ऐसे डॉट से मिला देंगे हम, अरे ये तो होगा, ये वेव फ्रंट टूट जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये बनेंगे, इस तरह के वेव फ्रंट्स हमें मिलने वाले हैं। क्लियर है बात, एनर्जी जहाँ एक साथ पहुँचे वो क्या कहलाते हैं, वेव फ्रंट कहलाते हैं। तो ये एक तरह की क्वेश्चन हुए वेव फ्रंट के बेस्ड पे। सेकंड लिखिए,
दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। किस तरह के होंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटेंसिटी? ये आपका कोई सोर्स है, सोर्स से क्या निकलेगा, एक मिनट, ये आपका कोई सोर्स है, यहाँ सोर्स से पावर हमेशा किसकी होती है, ये सोल्टेड रखिए दिमाग को एकदम, क्या है पावर किसकी होगी हमेशा, सोर्स की होगी और सरफेस की होगी, सोर्स की होगी और सरफेस की होगी, और इंटेंसिटी किसकी होगी हमेशा, पॉइंट की होगी। इंटेंसिटी पॉइंट की जगह की प्रॉपर्टी होती है। तो पावर, ये सोर्स था, इसकी पावर P थी, तो यहां से आपको होगा कि लाइट यहां पहुंची, आ गया, ठीक है। उसको रोको, इंटेंसिटी पावर सोर्स की होगी, इंटेंसिटी जगह, तो यहां से जो पावर निकली वो यहां भी गिरेगी, यहां भी गिरेगी, इधर भी गिरेगी। क्या पूरी की पूरी सरफेस को एक साथ मिलने वाली है? बिल्कुल मिलने वाली है साहब, एक साथ मिलने वाली। तो हम कहेंगे इस सरफेस को कितनी पावर मिली, P मिली, तो हम कहेंगे इसके इंटेंसिटी कितनी है, इसके पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी गिरी है, तो हम कहेंगे इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पे I, दैट इज P डिवाइडेड बाई एरिया। अरे इंटेंसिटी होती है पावर एनर्जी पर, इंटेंसिटी की परिभाषा क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर हो गया, तो पावर पर यूनिट टाइम इंटेंसिटी हो जाएगी। समझ गए बात को? तो P पावर यहाँ से निकली तो इस सरफेस पे P ही गिरी, तो P गिरी तो हम कहेंगे इंटेंसिटी कितनी है यहाँ इस जगह की, इंटेंसिटी हमेशा जगह की होती है, पावर कहाँ की होती है, सरफेस की। तो इस सरफेस की पावर कितनी है, P। हमने कहा इस सरफेस की पावर P है, तो इसकी इंटेंसिटी बताओ, तो इस सरफेस का एरिया से डिवाइड कर दिया, वो इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी इसके हर पॉइंट की। क्लियर है बात? तो जैसे अर्थ और सन का एग्जाम्पल लिया जाता है, ये सन है हमारे पास में, यहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे अर्थ है, ये है अर्थ स्मॉल r डिस्टेंस पे, और इसकी सन की रेडियस है RE, अर्थ की रेडियस है RS, कर देते हैं सन की रेडियस को RS, अर्थ की रेडियस है RE, और आपको पता होना चाहिए कि RE एंड स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन r ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस, ये दूरी तो बहुत ही बड़ी है, और अर्थ रेडियस ऑफ सन भी क्या काफ़ी बड़ी है। क्लियर है बात? RS, मैं E लिख रहा हूँ उसको बार बार, RS है ना, सन की रेडियस बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। तो हमने कहा कि बताइए कि अर्थ को कितनी इंटेंसिटी मिल रही है सन से, कितनी इंटेंसिटी आ रही है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे सन की पावर कितनी रेडिएट करेगा, इसका टेम्परेचर T है, तो बताइए एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बाय सन, सिग्मा ए कितना, सन का एरिया इंटू T ऑफ सन की पावर 4। अरे ये करोगे, सन को ब्लैक बॉडी मानते हैं, तो सिग्मा ए T की पावर 4, इतनी पावर सन क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। ये पावर कहाँ पहुंचेगी, स्मॉल r दूरी चल के इस सरफेस पे पहुंचेगी, ये पूरी सरफेस पे पहुंचेगी, ऐसी एक सरफेस पे, तो उस सरफेस पे कितनी पहुंची, इतनी ही पहुंची, सिग्मा ए TS की पावर 4, इतनी एनर्जी पहुंची। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी पहुंची सर। तो पर यूनिट एरिया पे कितनी पहुंची यहाँ, तो डिवाइडेड बाय दिस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। अरे ये जो जिस स्फीयर में पहुंचेगी उसके पर यूनिट एरिया पे कितनी पहुंची, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर पहुंची। तो अर्थ पे कितनी गिरी, तो हर पॉइंट पे इतनी इतनी पहुंची। अब अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कैसे पहुंचेगी एनर्जी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, यहाँ गिरी, तो कैसे पहुंचेगी, हम क्या करते हैं, मैंने कहा था काट डालो मेथड बताया था तुम्हें,
या ये कहूँ प्रोजेक्शन एरिया, तो प्रोजेक्शन एरिया अर्थ का कितना, स्फीयर का प्रोजेक्शन एरिया कितना आने वाला है, जिसपे छाया शैडो बने, छाया बने। तो अरे स्फीयर रखा, उस पर लाइट डालूंगा इधर से, तो छाया कैसी बनेगी, सर्कल बनेगी ना, तो उसका एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, एनर्जी रिसीव्ड बाई अर्थ। अर्थ जो इतनी एनर्जी पर सेकंड रिसीव करने वाली है, दिस इज कॉल्ड एज सोलर कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, सोलर कांस्टेंट भी कहा जाता है, लिख लो इसको, सोलर कांस्टेंट। कर लिया भाई, अब एरिया बड़ा हो तो, ये तो छोटा था, मान लो कि ये सोर्स दे दिया आपको और एरिया बड़ा हो जिस पे गिर रहा है उस पे, तो फिर क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ तो इंटेंसिटी अलग है, यहाँ इंटेंसिटी अलग जाएगी, यहाँ इंटेंसिटी अलग जाएगी, तब क्या करोगे, तब क्या करेंगे हम, अलग अलग जाएगी यहाँ से एनर्जी, इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, अरे दूरी ज़्यादा हो गई तो क्या करना पड़ेगा हमें, अरे किसी जगह पे जाके आईडीए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और क्या वेरी कर रही है इंटेंसिटी, या फिर क्या करना पड़ेगा, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप इसको टेंजेंट ड्रॉ करते हुए लाइन खींचो और इसका ये कप का एरिया ले लो, अरे ऐसे वाले कप का एरिया, एरिया ऑफ कप निकालना आता है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा वाला, तो इस एरिया ऑफ कप निकालो, क्या इस कप से जो निकलेगी वही इस पे गिरेगी सारी जाके, अरे जो इस कप से निकलेगी वही इस पे गिरने वाली है, तो क्या लिखेंगे उस समय, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन करके बता दो, एक क्वेश्चन करके बता दो, यही सोर्स है और यहाँ एक स्फीयर रखा हुआ है जिसकी रेडियस आर है, यहाँ से ये दूरी भी स्मॉल आर है और इसकी रेडियस भी आर है, तो ये एनर्जी ऐसे कुछ गिरेगी, ये डिस्टेंसेस आर है, स्मॉल आर, ठीक है, तो इसमें बताओ कितनी एनर्जी मिलेगी, तो मैं इस स्मॉल आर रेडियस पे एक कप ले लूँ, ये अरे यही ले लूँ ना, इससे जो निकलेगी वही तो गिरेगी सारी की सारी एनर्जी इस पे, तो कितनी निकलेगी इससे, यहाँ पावर पी थी, तो पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, क्या वो यहाँ पहुँची कप पे, अरे इस कप की रेडियस तो स्मॉल आर है ना, तो कप के तो हर सरफेस पे हर पॉइंट पे कितनी एनर्जी पहुँची, कितनी पावर पहुँची, पी पहुँची होगी, ये पूरा मान लेते हैं हम तो पर यूनिट एरिया पे पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कप का एरिया मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ इसमें गिरने वाली एनर्जी आ जाएगी ना कप पे, अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का हमने लिया, हमने कहा कि ये स्मॉल आर रेडियस का मैं सर्कल बना लूँ, स्फीयर बना लूँ, तो उस पर कितनी पावर गिर रही है, तो पी गिर रही है साहब, तो पर यूनिट एरिया भी कितनी गिर रही है, पी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर गिर रही है, तो मैंने कहा कि इतनी गिर रही है, तो इस इतने कप पे कितनी गिर रही है, तो कप का एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा, थीटा क्या है, ये हाफ एंगल, अरे यही तो है, और थीटा साफ सुथरा कैलकुलेट किया जा सकता है, कितना होगा बताओ, ये 2 आएगा शायद, यहाँ
4 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, वो पूरे के लिए आ जाएगा फिर। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा कितना है यहाँ, ये आर है, ये भी आर है, अरे निकालिए थीटा, ये 90 है, परपेंडिकुलर बाई, हाँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा 1/2, थीटा कितना हो गया 30, अरे हो गया ना, तो कोस 30, तो ये जो भी आंसर आएगा लिख दोगे आप, लिख दीजिए इसको। तो इस तरह से इंटेंसिटी और पावर को डील करना है, हमेशा ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आएगा, यहाँ भी और कई चैप्टर्स में भी आएगा, डीलिंग यही रहेगी सब में। तो ये इंटेंसिटी पहले टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है साउंड में। साउंड में लिखो, लिखो ह्यूमन ईयर कैन नॉट अंडरस्टैंड, ह्यूमन ईयर कैन नॉट अंडरस्टैंड human ear cannot understand the sound if its intensity is less than I naught equals to 10 power minus 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये वो मिनिमम इंटेंसिटी याद रखनी है आपको हमेशा के लिए, कि जो ह्यूमन ईयर सुन सकता है कम से कम, इससे कम इंटेंसिटी की साउंड हुई तो वो नहीं सुन पाएगा। आप कहते हो ना कि जोर से बोल भाई सुन नहीं रहा क्या बोल रहा है ना, तो मतलब इंटेंसिटी इससे कम है उस समय, 10 पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। कोई कान सुन पाता है, इससे कम नहीं सुन पाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी है जो कोई कान सुन पाता है। ठीक है, इसको आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सवाल लिखते हैं पहले इस पर, लिखिए क्वेश्चन, ए 100 वाट लाउड स्पीकर, ए 100 वाट लाउड स्पीकर is switched on, a 100 watt loudspeaker is switched on in an open field, there is no attenuation, मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, टक्कर वक्कर करके पेड़ पहाड़ों से टकराए कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द लाउड स्पीकर, we can listen the sound, बताओ करके।
क्या है भाई? अरे कितने वाट का लाउड स्पीकर? 100 वाट का। कहाँ तक मैक्सिमम सुना सकते हो आप? तो माना कि R दूरी तक सुना सकते हैं, तो वहाँ इंटेंसिटी कितनी पहुंचेगी? 100/4πr²। ठीक है, और ये इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए इसके? अरे वो मैक्सिमम आएगी दूरी, तो फिर सोल्व हो गए। तो क्या बचा कि R² इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1/4π इंटू 10⁻14। तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10⁻7 डिवाइडेड बाई 2√π। अरे यही तो आया। इतने मीटर तक आप ट्रांसमिशन कर पाओगे। वहाँ पे इंटेंसिटी डल हो जाएगी, उसकी इसके बराबर हो जाएगी, 10⁻12 के बराबर कर दी ना हमने वो R दूरी पे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं सुन पाएगा। तो अब ये जो I0 की जो वैल्यू थी, ध्यान से समझिएगा, ये 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर थी। ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम था। मेरे को कोई स्टीरियो बेचना है, रेडियो बेचना है, टेप रिकॉर्डर बेचना है किसी को, तो मैं कहूँगा कि भैया इस स्टीरियो से जो साउंड आने वाली है वो इस कमरे में जो तुम कम से कम सुन सकते हो उसकी बजाय कितनी सुनाई देगी? 10⁻7 सुनाई देगी आपको, 10⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो समझ में आएगी क्या अगले की? क्या बोल रहे हो यार, 10⁻7 माइनस लगा हुआ है, क्या अजीब सी बात बोल रहे हो? 10⁻7 जो कम से कम सुन, तो लेकिन 10⁻7 इससे तो बड़ी है। कितनी बड़ी है? कितनी? लगभग 10⁻5 से बड़ी हो गई। ठीक है, तो 10⁻7 मैं बता के बेचूंगा उसको, तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा। तो बोला क्यों ना उसको थोड़ा सुधार के बेचा जाए। तो बोला सुधार के बेचे तो कैसे बेचे? तो बोला I/I0 बेच दो उसको कहो कि I/I0 की साउंड सुनाई देगी। I/I0 मतलब 10⁻7 था, तो अब कितना I/I0 कितना आएगा? 10⁻5। तो मैं कहूँगा कि भैया तेरे को कितना सुनाई देगा? 10⁻5 टाइम्स साउंड सुनाई देगा। 10⁻5 साउंड क्या सुनाई देगा? ज़्यादा सुनाई देगा। तो अभी तो कम से कम सुन सकता है ना इस कमरे में, उसका मेरा स्टीरियो जो है वो कितना साउंड सुनाने वाला है तेरे को? 10⁻5 टाइम्स ज़्यादा सुनाने वाला है। समझ गए? लेकिन किसी में 10⁻5 आएगा, किसी में 10⁻6 आएगा, किसी में 10⁻4 आएगा। तो फिर उसके लिए लोचा एक सामान्य आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए तो 10⁻5 में भी लोचा है। आप किसी को बोलोगे मिलेनियर और बिलेनियर दोनों में अंतर क्या है? तो बोला एक ही बात है, करोड़पतियों और अरबपतियों की बात हो रही है। ऐसे ही ना? अरे उसको थोड़ी पता है कि 10 लाख और 10 करोड़ की बात हो रही है या ऐसी कुछ बात हो रही है, कितना बड़ा अंतर है। तो मिलेनियर बिलेनियर एक ही बात है। बोले 0 लगे हुए हैं, तो बड़ा लफड़ा है। तो बोला एक नई क्वांटिटी बनाई। बोला इसको और अच्छा बेचने के लिए, बताने के लिए क्या करें? बोला इसको लॉग लगा के बेचूं। क्या करूं? इसको लॉग लगा के बेचूं। तो लॉग लगा के बेचूंगा तो क्या होगा? नंबर एक सिग्निफिकेंट नंबर आएगा कि भैया 2 है, 5 है, कि मेरे स्टीरियो की क्वालिटी 2 है, साउंड 2 गुना, तो 5 है। तो उसको समझ में आएगा अच्छा 2 है, 5 है, 5 वाला बेटर है, 7 है, 7 वाला और बेटर है, 50 है, 50 वाला और बेटर है। समझ गए? तो इसको लॉग लगा के बेचो। तो इसलिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी क्या की गई? डिफाइन की गई, जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस दिख रहा है आपको I/I0, लेकिन इसका एक यूनिट बना लिया गया बेचने के लिए बना लिया गया नई यूनिट। तो लिख दीजिए, जिसका नाम क्या रखा गया? लाउडनेस। तो लाउडनेस इक्वल्स टू लॉग I/I0 बेल। इसका साउंड बना लिया गया, यूनिट बना लिया गया बेल। बेल मतलब घंटी। साउंड का इससे अच्छा यूनिट क्या मिलता उनको? उन्होंने बेल लगा दिया। लाउडनेस। अरे जो भी लोग I/I0 की वैल्यू आएगी हम कहेंगे योर साउंड इज दिस बेल, इतना बेल की साउंड है। ठीक है? अरे जैसे मान लो लोग I/I0 की वैल्यू आई 40, तो आप कहोगे 40 बेल की साउंड है। 30 आई तो 30 बेल की साउंड है। ठीक है? ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया बेल, ये है। अब इस बेल में भी एक लोचा हो गया कि इसमें भी लोग लेके आ रहे थे, तो कभी 0.3 वैल्यू आ रही है, 0.6 वैल्यू आ रही है, तो और क्या करें? 0.3 0.6 आ रही है तो बोला इसके डेसी लगा दो, और क्या बना दो इसको? डेसीबेल। अरे समझे? डेसीबेल का मतलब क्या? अरे 1 मीटर बोलने में छोटा लग रहा है तो हम क्या बोलते हैं? 10 डेसीमीटर। अरे 10 डेसीमीटर, तो इसको क्या कर दिया? 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेसीबेल हो जाएगा।
अरे सेंटी डेसी नहीं लगाते क्या? तो यूनिट तो क्या बेल ही है, ठीक है। तो लाउडनेस की क्या यूनिट बनाई, इसके 10 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो 0.7 0.4 ऐसी डिजिट्स ना मिले। तो उसके लिए क्या किया, 10 log I/I0 और डेसीबेल। अब डी छोटा है, यूनिट नहीं है डेसीबेल, इसीलिए डेसी यूनिट तो बेल है ना, इसीलिए बड़े से दिखा है डीबी, तो डेसीबेल। तो ये लाउडनेस का फॉर्मूला हो गया डेसीबेल। ठीक है। तो जब भी आप लाउड स्पीकर खरीदने जाओगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इतने डेसिबल का साउंड क्रिएट करता है। तो समझ गए। अब सेंटीबेल लिखा जाए तो क्या समझ जाओगे आप, 100 लगा दोगे। अरे समझ गए, लिखा आ भी जाए तो प्रश्न में, तो ये है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लिखिए, क्वेश्चन करते हैं, एक सवाल लिख लेते हैं इस पे। half of the students were making noise half of the students were making noise जुकाम पिंड नहीं छोड़ रही भाई। half of the students were making noise and create loudness of 50 decibel, dB, d छोटा b बड़ा, 50 decibel. If every student make noise, find out the loudness. बताओ क्या समझ में आया, कितना होगा, लाउडनेस कितनी हो जाएगी? कितना हुआ है? 53 आ रहा है। डबल तो नहीं कर दोगे? डबल क्या होगा? इंटेंसिटी डबल होगी। इंटेंसिटी जो आएगी एनर्जी पर, भाई ज़्यादा बच्चे चिल्लाएंगे तो एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी, तो इंटेंसिटी डबल होगी। लेकिन लाउडनेस तो ये चीज़ है ना, लाउडनेस तो ये चीज़ है, तो इंटेंसिटी डबल हुई तो आप कहोगे लाउडनेस कितनी हो गई, 10 log 2I/I0 हो गई। लाउडनेस आई की जगह 2I हो गई होगी, तो हम इसको क्या लिख रहे होंगे, 10, इसको क्या लिखूं, log 2, और इसको तो अलग अलग लिख लूं, log I/I0 प्लस log 2। अरे चेक करो, ये लिख दूंगा तो ये कितनी हो जाएगी अब, 10 log I/I0 कितनी दे रखी है उसने पहले वाली, 50, ये 50, log 2 की वैल्यू 0.3010 है। अच्छा डेसिबल में 50 थी क्या, तो डेसिबल में 50 थी तो आप क्या लिखोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये तो होगी 50 प्लस 10 log 2, तो 10 इंटू 0.3010, तो कितनी आ गई, 53 पॉइंट कितनी आई, 01। समझ गए, तो लगभग 53 डेसिबल, 53 डेसिबल।
समझ गए? एक छोटा सवाल और कर लो ताकि आपको पता चले कैसे सवाल पूछता है, घुमा के पूछ सकता है। लिखिए, लाउडनेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज, लाउडनेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज 50 decibel from a source, 50 dB from a source. At what distance there will be no sound? At what distance there will be no sound? आया क्या? है? देखते हैं अभी कितना आता है। भाई मैं पहले इंटेंसिटी की टर्म्स में सोचूंगा कि यहाँ से 1 मीटर दूरी पे कितना है इंटेंसिटी, माना कि आई है, जो दे इंटेंसिटी टर्म्स में सोचो, लाउडनेस गिवन है हमें, इंटेंसिटी टर्म्स में सोचूंगा। और किसी दूरी आर पे जाके इंटेंसिटी क्या हो जाती है? 0, मतलब सुनना बंद। 0 मतलब 0 थोड़ी हो गई, कितनी हो गई? आई नॉट। अरे जो कम से कम सुनाई देती है वो आई नॉट है, यहाँ सुनना बंद होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि आई बाई आई नॉट इंटेंसिटी कैसे किसके प्रोपोर्शनल होगी? डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे अभी हमने देखा था। तो आई बाई आई नॉट इक्वल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर बाई 1। अरे यही आएगा, चेक करो। अब मेरे को यदि आई बाई आई नॉट मिल जाए तो आर मिल जाएगा। तो लाउडनेस का क्या दिया हुआ है हमें? लाउडनेस होती है 10 log आई बाई आई नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 50। तो log आई बाई आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो आई बाई आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? है 10 की पावर 5, स्क्वायर डाल दूंगा मैं, तो ये आ जाएगी मेरे पास आर स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर 5 आया गया। तो आर इक्वल टू आ जाएगा 10 पावर 2 रूट 10, यही ना? तो कितना आया? रूट 10 जब भी आए तो आप क्या डाल सकते हो? पाई स्क्वायर डाल सकते हो हमेशा। और इंटीजर में सवाल आ जाए और लेना पड़ जाए ऐसा कभी भी, तो वो पाई स्क्वायर को क्या मानते हैं? 10 मानते हैं, रूट 10। अरे 10 को पाई स्क्वायर मान के चलते हैं हमेशा। तो इंटीजर में कभी सवाल आए तो पाई स्क्वायर ले सकते हो आप 10 की जगह, ठीक? इंटीजर में राउंड ऑफ करना कुछ हो तो क्या करेंगे? 10 पावर 2 इंटू पाई, तो 3.14। तो आर इक्वल टू कितना आया? 314 मीटर इज योर आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो कर लोगे इस तरह के सवाल, ठीक है? तो अभी हमने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन हमने पढ़ा आज कि ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन जो है वो वेव कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की वेव हमने पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? 1D, 2D और 3D। 1D का दूसरा नाम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, 2D का दूसरा नाम सिलेंड्रिकल वेव, और 3D जो है वो स्फेरिकल वेव भी कही जा सकती है। स्फीयर में ट्रेवल करेंगे उसके वेव फ्रंट्स। और उसके साथ ही हमने नॉलेज पाया कि इसका वेव फ्रंट्स का, वेव फ्रंट्स इंस्ट्रूमेंट पहचानने के क्वेश्चंस हमने किए, और साथ में किसकी बात की? इंटेंसिटी की बात की, इंटेंसिटी की बात की, लाउडनेस की बात की। लाउडनेस क्या होती है?
10 log I बाई आई नॉट को क्या कहा जाता है, लाउडनेस इन डेसिबल, डेसिबल में लिखेंगे, ठीक है, ये है बात। और वेव क्या थी, एनर्जी और मोमेंटम जिसमें ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हमने क्या कहा, वेव। इनके इसमें ऑर्डर्ड मैनर में जाना जरूरी है। तो उस आधार पे हमने देखा था कि पिच जो होती है वो क्या, किसकी प्रॉपर्टी होती है, फ्रीक्वेंसी की, और वो हमेशा सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो कभी भी बदलती नहीं है। क्लियर है? तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। थैंक यू।